सर बहुत हलचल शुरू हो गई फिर से पंजाब पॉलिटिक्स में। इसको किस नज़र से देखा जाए? पंजाब का अवाम अभी भी भाजपा को स्वीकार नहीं कर रहा। बड़ी बात है कि पंजाब में से दगा पंजाब के नेता कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी दुख वाली बात है, ये मीडिया में तो है कि मतलब नेशनल मीडिया में बड़ी भी किसी ने चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया। पंजाब के लोगों ना इतने हैरान नहीं है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने ही एक ने कहा था पार्टी को फंड चाहिए, ये उसकी प्राथमिकता है। एक तो ये ज़मीन से पैदा हुए नेता नहीं थे, ना ही आम आदमी पार्टी की उस मूवमेंट से पैदा हुए थे। हरभजन तो किसान आंदोलन में बीजेपी के साथ था। मतलब आपने कैसे कैसे लोगों को टिकट दी है। पंजाब में लोग जितना बीजेपी को गाली दे रहे हैं, जब उसको उसकी आलोचना कर रहे हैं इस मुद्दे पे, उतनी ही जंग उससे भी कहीं ज़्यादा आम आदमी पार्टी की भी हो रही है। आपके पे तो लानत है कि आपने जो इन 6 बंदों को टिकट दी, जिसको बीजेपी लगी। इतिहास में पहली बार बीजेपी के राज्यसभा में पंजाब से 6 हुए हैं। अदरवाइज वो अकाली से भी जब गठबंधन करती थी 1 या 2 MP होते थे, मोस्टली एक ही होता था। मैं तो ये मानता हूँ कि धक्का देने के प्रोसेस में तो केजरीवाल ने डाला था। सुपर CM केजरीवाल ने बनाया था। राघव चड्ढा को जो आप कह रहे हैं जी पंजाबियों को दगा दिया, वो दगा आपने भी दिया है। आपको अपना लोकल कोई नेता नहीं मिला पंजाब से, वो क्यों नहीं? जहाँ आम, तो आप तो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी है, आपने आम लोगों को क्यों नहीं भेजा भैया? कि राघव चड्ढा को सुपर CM बनाया, वो CM को भी निर्देश करता था, वो क्लास लगाता था बकायदा मंत्रियों की। इतनी पावर तो आपने दी। जब फिर आपको लगा केजरीवाल को कि ये अपने पंख ज़्यादा ही फैला रहा है, तो फिर आपने उसके धीरे धीरे पंख काटने शुरू कर दिए। फिर उसको वो मूवमेंट में नहीं आया। जब भी आम आदमी पार्टी को दिक्कत आई, चाहे केजरीवाल जेल में गया और वो अपना आराम से मज़े लेता रहा, फिर उसको भी लगा कि उसके में इतना ताकत नहीं कि बीजेपी का प्रहार सह सके, जहाँ, और वो उधर चला गया। सर एक चीज़ और समझेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, हरभजन सिंह के बाहर गद्दार लिखा गया। हाँ, और लवली में गया, तो ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश है कि ये जनता का? कार्यकर्ताओं का, क्योंकि जनता तो दोनों को ही एक जैसा समझ रही है। वो कह रही है कि बीजेपी जितनी गलत है उतनी ही आम आदमी पार्टी भी है। पर चाहे राघव हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, पंजाबी चाहते हैं कि जो उनके पंजाब से नेता है उनके पास पावर होनी चाहिए। और भगवंत को इस समय वो झुका हुआ ही महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि भगवंत अभी भी कॉमेडीपन से बाहर नहीं निकला। पंजाब में दिखावा ज़्यादा हो रहा है, ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी 2027 में, इस बीच में आपको कांग्रेस कहाँ खड़ी दिख रही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपकी, जी हाँ, आप पार्टी की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपके ही चर्चे हैं। उनके एक सांसद अपने साथ कई सांसद लेकर बीजेपी में मिल जाते हैं। इस घटनाक्रम को पंजाब के लोग, पंजाब के पत्रकार कैसे देख रहे हैं, इसका क्या असर होगा पंजाब पॉलिटिक्स में, और आपका इस वक्त पंजाब में क्या हाल है, इन सब को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शिव इंदर जी आए हुए हैं। इन्हीं से समझते हैं। सर बहुत हलचल शुरू हो गई फिर से पंजाब पॉलिटिक्स में, इसको किस नज़र से देखा जाए? पंजाब पॉलिटिक्स में हुई हलचल को, जहाँ इनके जाने को? हाँ, मतलब कि इनके जाने से जो पंजाब पॉलिटिक्स में हलचल। देखो, ये मीडिया में तो है कि मतलब नेशनल मीडिया में बड़ी भी किसी ने चौका लगा दिया, छक्का लगा दिया। पंजाब के लोगों ना इतने हैरान नहीं है। वो हैरान क्यों नहीं है, उसका एक कारण है कि जब इनको लोगों को राज्यसभा में भेजा गया था तो पंजाब के लोगों ने इस बात की बहुत मुखालफत की थी। उनका कहना था कि एक तो ये नॉन पंजाबी ज़्यादा बंदे, और उसमें भी बिजनेसमैन टाइप के बंदे, उनको आपने इसलिए कि आपको उनसे डोनेशन मिली होगी, चंदा मिला होगा, पैसा मिला होगा, तो आपने इस लालच में भेज दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि चंदा मिला होगा? आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने ही एक ने कहा था, जब दिल्ली में भी इसी तरह के बंदे भेजे थे, कि पार्टी को फंड चाहिए, ये उसकी प्राथमिकता है। तो इसी तरह ये सारे बंदे थे। एक तो ये ज़मीन से पैदा हुए नेता नहीं थे, ना ही आम आदमी पार्टी की उस मूवमेंट से पैदा हुए थे, जो चाहे गुप्ता हो गया, जहाँ फिर लवली वाले हो गए, ये लोग ऐसे लोग, जसानी हो गया ना, वो तो जब हरभजन हो गया, हरभजन तो किसान आंदोलन में बीजेपी के साथ था। मतलब आपने कैसे कैसे लोगों को टिकट दी है।
तो ये लोगों का यही हाल होता है कि जहाँ से उनको फ़ायदा मिलेगा वो वहाँ चले जाएंगे। तो लोग तो ये व्यंग कर रहे हैं कि वो जिस भाव में आपने उनको लाया था वो उसी भाव में चले गए, उनको वहाँ फ़ायदा मिला वो वहाँ चले गए। पहले यहाँ मिलता था आपने उनको राज्यसभा मेंबरी परोस दी, तो ये था। इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब में तो लोग हैरान नहीं है। पंजाब में लोग जितना बीजेपी को गाली दे रहे हैं, जब उसको उसकी आलोचना कर रहे हैं इस मुद्दे पे, उतनी ही जंग उससे भी कहीं ज़्यादा आम आदमी पार्टी की भी हो रही है कि भाई आपका किरदार क्या है कि आपको बंदे आराम से उस तरह के आपने बंदे चुने और वो चले गए जिन्होंने वाकई ही मतलब अपनी पार्टी से भी दगा किया, उन लोगों से भी। उसका कारण है कि आप देखिए कि पंजाब की विधानसभा में बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, 2 सीटें 117 में से, और लोकसभा में लोगों ने कोई सीट नहीं दी, हरा दिया। राज्यसभा में उनको 6 MP मिल गए, मतलब 7 गए हैं ना, 6 पंजाब से हैं। जो 6 आपके थे वो बने बनाए वो ले गए। आपके पे तो लानत है कि आपने जो इन 6 बंदों को टिकट दी, जिसको बीजेपी लगी। इतिहास में पहली बार बीजेपी के राज्यसभा में पंजाब से 6 हुए हैं। अदरवाइज वो अकाली से भी जब गठबंधन करती थी 1 या 2 MP होते थे, मोस्टली एक ही होता था। तो ये तो आपने 6 बने बनाए दे दिए। इसलिए आम आदमी पार्टी की भी उतनी या उससे भी ज़्यादा तनकीद हो रही है। फिर इसके बाद केजरीवाल का एक ट्वीट आया कि राघव चड्ढा ने पंजाबियों को दिया धक्का, इसको किस तरह से समझा जाए? मैं तो ये मानता हूं कि धक्का देने के प्रोसेस में तो केजरीवाल ने डाला था। सुपर सीएम केजरीवाल ने बनाया था। जब वो पहले आए, राघव चड्ढा ने कितने MLA को किसको टिकट दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी, ये बंदे भी माने जा रहे जो गए हैं भी राघव चड्ढा की पसंद थे, जिनको टिकटें दी गई पैसा लेके या कुछ भी होके दी गई होंगी, क्योंकि ये मानती है कि हमें तो डोनेशन चाहिए, ये तो इनके बड़े नेता लोग मानते हैं। तो इस कारण मुझे ये लगता है कि राघव चड्ढा को जो आप कह रहे हैं जी पंजाबियों को दगा दिया, वो दगा आपने भी दिया है। आपने उसको सुपर सीएम बनाया। देखिए ये पहली पार्टी है, लोगों ने एकदम इनको बड़ा बहुमत देके 92 सीट देके इनको सत्ता में लेके आए। तो इन्होंने आते ही क्या किया, एक तो इन्होंने इस तरह के मेंबर, बाहरी मेंबर लेके आए, राज्यसभा में भेजे। आपको अपना लोकल कोई नेता नहीं मिला पंजाब से, वो क्यों नहीं? जहाँ आम, तो आप तो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी है, आपने आम लोगों को क्यों नहीं भेजा भैया? दूसरी जो चीज़ है कि राघव चड्ढा को सुपर सीएम बनाया, वो सीएम को भी निर्देश करता था। यहाँ तक कि पंजाब में मशहूर हो चुका था कि 50 नंबर कोठी राघव चड्ढे की है, वो क्लास लगाता था बकायदा मंत्रियों की। इतनी पावर तो आपने दी। जब फिर आपको लगा केजरीवाल को कि ये अपने पंख ज़्यादा ही फैला रहा है, तो फिर आपने उसके धीरे धीरे पंख काटने शुरू कर दिए। फिर उसको वो मूवमेंट में नहीं आया। जब भी आम आदमी पार्टी को दिक्कत आई, चाहे केजरीवाल जेल में गया और वो अपना आराम से मज़े लेता रहा, फिर उसको भी लगा कि उसके में इतना ताकत नहीं कि बीजेपी का प्रहार सह सके जहाँ, और वो उधर चला गया। क्योंकि ये लोग कोई ग्रास रूट से तो नेता नहीं है, ये तो सिर्फ राघव चड्ढा था, वो तो एक तरह के जिसे हम कहते हैं ना व्योंतबंदी करना, अभी सेटिंग करना, उस तरह से ही आया था। तो उस तरह से ही वो चला गया, उसको उधर फ़ायदा मिला। और दूसरे बंदे वैसे ही बिजनेसमैन हैं। और अब देखिए कि इनमें से 2 ऐसे हैं जो राज्यसभा में के मेंबर जो अब बीजेपी में गए। 2 दिन पहले ईडी ने उन पर रेड लगाई, छापे मारने की बात सामने आई, खबरें आई, तो उसके बाद वो चले गए। अब ईडी भी उनको कुछ नहीं कहेगी। सर ये दोनों तरफ से, ये बीजेपी ने भी किया नंगे चिट्टे तौर पे, जो दिख रहा है कि भाई आप जिसको भी चाहे आप कैसे लोगों के बहुमत का, लोगों को के दिए हुए फतवे को आप कैसे निरादर करते हैं। इससे पहले बिट्टू को मंत्री बना के किया, बिट्टू को लोगों ने हरा दिया था। फिर यहाँ तक कि जब वो मंत्री बना, आपको याद होगा बिट्टू ने एक वीडियो बनाई, वो पंजाब के लोगों को मजाक कर रहा है कि देखो आपने तो मुझे हरा दिया, मैं फिर मंत्री बन गया, आपने क्या उखाड़ लिया मेरा। ये लोगों से मजाक है जो बीजेपी ने किया, लेकिन उस मजाक में ये भी भागीदार हैं। आम आदमी पार्टी भी मनफी नहीं हम कर सकते, बरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऐसे नेता क्यों चुने। सर एक चीज़ और समझेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, हरभजन सिंह के बाहर गद्दार लिखा गया, हाँ, और हाँ। लवली में गया, तो ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश है कि ये जनता का कार्यकर्ताओं का, क्योंकि जनता तो दोनों को ही एक जैसा समझ रही है। वो कह रही है कि बीजेपी जितनी गलत है उतनी ही ये क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी है। ये इनके कार्यकर्ता हैं।
कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इनको अब कहा भी गया, वो थोड़ा अब लोकल लेवल पे भी इन्होंने शुरू कर दिया। पहले तो घरों में किया था इन लोगों के, फिर उन्होंने इनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस तरह के भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। अब जो नई बात आ रही है, अब सवाल क्योंकि मीडिया ने फिर नैरेटिव भी बनाना होता है भी, अब आम आदमी पार्टी के कहीं एमएलए तो नहीं बीजेपी पटा लेगी, अपनी गवर्नमेंट बना लेगी फलाना, वो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे मेंबर हैं जो पाठक के जहाँ राघव चड्डे के खाते से गए हुए हैं, उनको टिकट मिली हुई है। मुश्किल इसलिए लग रहा है कि पंजाब में ना 117 सीटें हैं। मैं ये बात दिल्ली वालों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उनको है कि इस तरह पटा के शायद बीजेपी गवर्नमेंट बना लेगी। मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा है कि देखो, आपको बीजेपी को है 2 सीटें पंजाब में, सिर्फ विधानसभा में 117 की विधानसभा है। आम आदमी पार्टी के पास है 94 सीट्स। कांग्रेस के पास भी अब 16-17 सीटें ही रह गई। 18-19 जीती थी, 2-3 बाई इलेक्शन में हार के वो उनके पास सीटें कम रह गई। अकाली दल के पास भी 1-2 सीटें रह गई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि आपको बहुमत के लिए 59 सीट्स चाहिए। अब 60 एमएलए निकाल लेना बड़ा मुश्किल है। मतलब हालांकि बीजेपी करने को कुछ भी कर सकती है, पर आप वो 10 महीने के लिए क्यों निकालेगी? टाइम भी तो थोड़ा रह गया ना। फिर 10 महीने के लिए मान लीजिए कि 10 महीने के लिए निकाल लिए, तो आपसे वो बात बनेगी नहीं। आप, क्योंकि बीजेपी तो अपनी औकात कुछ दिनों में ही दिखा देती है आवाम को, तो वो आप एक्सपोज हो जाओगे। इसलिए वो मुझे नहीं लगता कि 10 महीने में बीजेपी को भी कोई फ़ायदा होगा। और इतना एमएलए फिर भी बड़ा मुश्किल है अपना हैदर कि कोई 60 मेंबर पटा नहीं, क्योंकि जब तो बीजेपी के पास अच्छी सीट हो पंजाब में 30-40 सीट हो तो मानना भी चलो भाई अब 30-40 पटा लिए तो सरकार बन जाएगी। जिसके पास है ही 2 सीट, वो मतलब उसके लिए मुश्किल है। एक चीज़ और समझाना चाहेंगे कि अब की जो 2027 में चुनाव होगा, ये त्रिकोणीय ही होगा, अकाली कांग्रेस, या अब 4 कोणीय हो सकता है कि अब भाजपा भी नहीं, ये बहुकोणीय होगा। इसमें कई सारे खिलाड़ी आ चुके हैं। देखो, एक तो वो कैसे आ चुके हैं, एक तो आप है, कांग्रेस है, अकाली दल है। अकाली दल कोशिश कर रहा है कि दोबारा अपने आप को रिवाइव करने की। फिर बीजेपी आ गई, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि मैं सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। वो पोलराइज करने की कोशिश कर रही है पंजाब के हिंदुओं को, और दलितों में भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इवन दलितों को दलितों के साथ भी लड़ाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि मजहबी सिख को और वाल्मीकि सिख, इसमें जहाँ जो रविदासिया है, जहाँ रामदासिया, उसमें जहाँ जट वर्सेस दलित करने की बीजेपी जो ध्रुवीकरण का हर तरह का पहलू, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे वो जाति के नाम पे, वो अपना रही है। इवन यहाँ तक कुछ ऐसे सिख ग्रुप्स खड़े कर दिए गए हैं जो दिखने में तो लगता है कि वो बड़े रेडिकल है या बड़े सिक्खी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एजेंडा बीजेपी का सेट कर रहे हैं। अमृतपाल की पार्टी को उभारने की कोशिश की जा रही है। वो बहुत सारे अकाली दल के पुराने नेता उसमें शामिल हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, या फिर कुछ इस तरह के और ग्रुप्स आ गए हैं। इसलिए बहुकोणी होगा। बीजेपी चाहती भी है कि पंजाब में बहुकोणी मुकाबला हो, उससे सिख वोट बढ़ जाए, आप खुद हिंदू वोट कुछ खास कर लिए जाएं ताकि कि उसको आसानी होगी। लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि अभी भी बीजेपी ने पूरे पंजाब में अपना आधार नहीं बनाया, ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि अभी भी इनके कई ब्लॉक लेवल पे भी इनका उस तरह संगठन नहीं बना है। वो मुझे लगता है कि भले ही इस चुनाव में ये पोलराइज करने का काम करेगी और लेकिन अपने दम पे नहीं जीतेगी। हाँ, अकाली दल के साथ अलायंस हो जाए, हालांकि दोनों कह रहे हैं अभी भी हम अलायंस नहीं करेंगे, लेकिन अंदर खाते दोनों के नेता है, लोग हैं, वो चाहते हैं कि अलायंस हो जाए। फिर कहानी क्या होगी फिर टाइम बताएगा, लेकिन अभी इनकी कोशिश ये है कि हम अपना आधार बनाएं पंजाब में, और जितना पंजाब में पोलराइज किया जा सकता है वो करें। या फिर और दूसरा ढंग ये हो सकता है कि जब इतने सारे ग्रुप्स हैं, वोट्स बढ़ जाएगी, स्पष्ट बहुमत ना मिले, आप कुछ सीट ले लें, मतलब ज़्यादा ना 20-22 ले लें, फिर हम अपनी सौदेबाजी करें, क्योंकि उसमें वो माहिर हैं। तो लेकिन पंजाब का अवाम अभी भी भाजपा को स्वीकार नहीं कर रहा। तो भाजपा की अब कोशिश है कि पंजाब के अवाम को उलझाने की भी, जो इस तरह की रेडिकल वॉइसेस पैदा की गई है, जब पैदा हो रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जाने या अनजाने बीजेपी का ही काम करती हुई दिखाई दे रही है। सिख रेडिकल वॉइसेस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह ये खुद
पंजाबियों को लड़ाने का काम करेगी, थोड़ा थोड़ा हिंदू सिख थोड़ा कम करेगी, क्योंकि सिखों से भी वोट लेने की कोशिश है। फिर सिखों से अपनापन जाहिर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो आपने देखा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी पगड़ी बांध के आ जाता है, कभी कहते हैं कि हम आपके बहुत सच्चे सिख हैं, लेकिन अपनी वैल्यू सिस्टम भी सिखों में घुसेड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे धर्मांतरण का मुद्दा कभी भी पंजाब के सिखों का मुद्दा नहीं रहा, ये धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं जी, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये कभी सिखों के मुद्दे नहीं है। सिख धर्म की यदि हम बेसिक फिलॉसफी देखें वो ये है कि अपने धर्म पे पक्के रहो, अगर कोई छोड़ के जाता है आप उसकी मुखालफत मत करो, ये सिख फिलॉसफी है। इसके मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। 2014-15 में जब 14 में बीजेपी आई तो याद होगा कि इन्होंने एक घर वापसी मुहिम शुरू की थी, जिसमें जो दलित मुस्लिम जहाँ क्रिश्चियन बन गए थे उनको दोबारा हिंदू धर्म में लाने की। पंजाब के बठिंडा में इन्होंने की कि कुछ दलित जो थे उनको दोबारा हिंदू और सिख बनाने की कोशिश की, यहाँ सिख बनाने की कोशिश की गई। तो उनके गल में भाई जेता जी जो कि सिख पर्सनैलिटी है, मजहबी सिख पर्सनैलिटी कह लो, तो उनका लॉकेट उनके गल में डाला गया। उस समय अकाल तख्त के जथेदार ने, अकाली दल ने, श्रोमणी कमेटी ने बीजेपी के इस कदम की, जहाँ बीजेपी नहीं थी, हिंदू राइट विंग जैसे विश्व हिंदू परिषद टाइप, उनकी मुखालफत की थी। कहा था कि ये सिख धर्म की आत्मा के विरोध में है। अब दुख की बात है कि अब वही धार्मिक नेता बीजेपी के उसी एजेंडे को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे कि हाँ जी वो धर्मांतरण के मुद्दे को उन्होंने अपना मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहे, जो कि सिखों का मुद्दा नहीं है। इस तरह बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। अब कहानी यही है कि हालत ये है कि अवाम अभी बीजेपी को पसंद नहीं कर रही। जितने इलेक्टोरल के जो नेता है उनका कोई दीन मजहब नहीं है, वो कहीं भी जाने को तैयार है। अवाम और नेता इनमें बड़ी खाई है, अवाम के करैक्टर और नेताओं के करैक्टर में बड़ी खाई है। और इस समय यदि हम कहें कि पंजाब की तर्जमानी, अवाम की तर्जमानी करने वाले जहाँ तो मास संगठन है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, छोटे छोटे मुलाजमों के संगठन है, ये संगठन है, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई भी पार्टी आपको पंजाबियत की या पंजाब के लोगों की तर्जमानी करती दिखाई नहीं देती। वो अपना अपना देख रही है कि हित देख रहे हैं, फलां से टिकट नहीं मिली फलां चले जाएं, फलां से फलां चले जाएं, ये कहानी पे पंजाब अब खड़ा है। तो सर इसको किस तरह से समझें कि ये जो 6 सांसद राज्यसभा के भाजपा में हुए हैं, इसका भाजपा को पंजाब में फ़ायदा मिलना है कि नहीं मिलना, दूसरा कि आपको इसकी सिंपैथी मिलनी है कि नहीं मिलनी है, इन दोनों बातों को समझाइए। ये 6 कोई ग्राउंड के नेता नहीं थे। इनका आप चाहो कि इनमें इतनी कोई ताकत है कि ये मतलब कोई भाजपा के लिए करिश्मा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अरे भाई यदि इतनी ताकत होती तो फिर भी डर के बीजेपी में थोड़ा जाते, फिर तो उनको साथ लोग खड़े होते। ये अपने दम पे कुछ जीतने वाले नेता नहीं है। पैसा है इनके पास, पैसे के दम पे इन्होंने टिकट मिली इनको, इसलिए ये नहीं कि वो करिश्मा करेंगे। आपको सिंपैथी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इन लोगों को जब टिकट दी गई थी, जो मैंने बात पहले की, पंजाब के लोग उस समय भी इनका विरोध कर रहे थे, भाई इनको मत टिकट दो। तो इस कारण लोग यही कह रहे हैं तभी कि भाई जिस मोल में आपने इनको टिकट दी वो उसी मोल में उधर चले गए, क्योंकि व्यापारी बंदे थे भैया, उन्होंने तो पैसा देखना है, उधर से फ़ायदा देखना है, उधर से फ़ायदा मिल गया तो चले गए बस, और क्या है, क्योंकि ज़मीन का नेता तो है नहीं था कोई वो। फिर एक चीज़ ये भी समझेंगे कि पहले राघव चड्ढा को सुपर सीएम बना दिया गया, उसके बाद उनको हटाकर 2 प्रभारी, एक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सह प्रभारी, यानी कि जो दिल्ली से हारे हुए थे उनको बिठा दिया। तो भगवंत मान की क्या पोजीशन है और इसको पंजाबी लोग कैसे देख रहे हैं पंजाब के? नहीं, पंजाब के लोगों ने शुरू से जब ये पार्टी सत्ता में आई है ना, उनका एक सत्ता में आके इनके काम को देखते हुए, क्योंकि आए तो इसलिए थे, देखो इसकी भी एक पूरी जर्नी है। मैं कहूँगा अपने दोस्तों को, मैंने इनके आने पे जब ये आई थी सत्ता में तो मैंने एक कैरवान में स्टोरी की थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे राइज हुई।
वो आती, बल्कि इन लोगों में से ही जो गया हुआ है राज्यसभा के मेंबर, एक ने कहा कि अब हम तो अभी ही बने हैं, आपने हमारी अभी ही आलोचना क्यों शुरू कर दी। तो मैंने उन्हें कहा था कि जैसे शपथ लेने के बाद आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है तो मेरी ड्यूटी भी शुरू हो जाती है। और एक कांग्रेसी ने मुझे कहा था, बहुत बड़ा कांग्रेसी नेता, कि आपने बहुत अच्छी स्टोरी की ये। मैंने कहा यदि इतनी अच्छी स्टोरी मैं आप पे करूं तो क्योंकि पत्रकार तो किसी का नहीं होता, तो वो हालांकि फिर उसने फिर भी थोड़ा रख लिया कि सर मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो देखते हैं यदि मैं कांग्रेस पे करूंगा वो अप्रिशिएट करेगा कि नहीं। अच्छा, मैं जो हमारा सवाल था, ये जब आए ही ना, देखो इनकी जर्नी भी कुछ ऐसी रही। 14 में आए, भगत सिंह का नाम लेके आए, इनकलाब की बातें करते हैं, पंजाबियों को इनकलाब भी अच्छा लगता है, भगत सिंह भी अच्छा लगता है। तो इन्होंने पूरे पंजाब में से ही इनको 4 सीटें मिली थी, पूरी बाकी सभी कहीं ये हार गए थे। फिर इन्होंने जो मुद्दों पे आए थे, इन्होंने माइनॉरिटी के इशू उठाए और मुद्दे उठाए। उनको लगा कि ये हमारी तर्जमानी करने वाले लोग हैं, या फिर कहा भी करप्शन मुक्त होगा, आम लोगों को सत्ता देंगे, हम तो साइकिलों में जाया करेंगे, ये करेंगे। लेकिन बाद में जोगिंदर यादव और प्रशांत भूषण के अलग होने के बाद जितने भी जो ग्राउंड में वाले नेता थे वो इनसे हट के, धर्मवीर गांधी जैसे भी इनसे हट गए। फिर धीरे धीरे फिर भी लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अब दूसरों से तो फिर भी अच्छे ही होंगे। इनको 17 में इन्होंने सेकंड पार्टी बनाया। बहुत सारे लोग जो दूसरी पार्टी विरोधी धिर में आए, विपक्ष में आए, तो उस समय भी इनको ज़्यादातर फिर पीछे हटने लगे। उनको लगा कि सत्ता में तुमने आना था, खैर वो आ नहीं सके। लेकिन धीरे धीरे फिर भी ये अपनी चालाकी या इनका किरदार गिरता गया। लेकिन किसान आंदोलन के समय में जितने भी लेक्चर हुए उसमें एक बात हुई कि देखिए, हमारा बुरा हाल पुरानी पार्टियों ने किया है, पारंपरिक पार्टियों ने किया है। इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पारंपरिक नहीं है, फिर आप ऐसे कीजिए कि एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को। तो पारंपरिक पार्टियों से जो नाराज़गी थी, इसलिए लोगों ने इनको सत्ता में ले आए। लेकिन इन्होंने अपना रंग ढंग सत्ता में आते ही महीने बाद ये दिखाना शुरू कर दिया। कभी कहना कि किसान क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, बार बार ही प्रोटेस्ट करते हैं। किसानों के साथ इनका जो बर्ताव रहा, मुलाजमों के साथ रहा, ये जो कहते थे कि हम तो जी साइकिलों पे जाया करेंगे, बड़े बड़े महंगे हेलीकॉप्टर में। वो हेलीकॉप्टर भगवंत के लिए नहीं बल्कि केजरीवाल के लिए भी जाता था। तो मीडिया को दबाने की ये कोशिश करते रहे। हर इनके रंग ढंग लोगों ने देखा। तो अब कहानी ये है कि जो आपका सवाल था कि भी सुपर सीएम के ऊपर फिर वो आ गया, दिल्ली का कंट्रोल से वो शुरू से ही रहा, दिल्ली के नेता लोगों का, क्योंकि पंजाब तो के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कोई बाहर का आके उन पे राज करे। ये तो बात शुरू से ही थी। अब राघव के साथ केजरीवाल की संबंध बिगड़ गए तो फिर मनीष सिसोदिया को इस तरह के लोगों को ले आए। पर चाहे राघव हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, पंजाबी चाहते हैं कि जो उनके पंजाब से नेता है उनके पास पावर होनी चाहिए। और भगवंत को इस समय वो झुका हुआ ही महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि भगवंत अभी भी कॉमेडीपन से बाहर नहीं निकला। वो अभी भी, अब देखिए कि बड़े बड़े मुद्दों पे वो कॉमेडी करी जा रहा है अभी भी। तो लोग इस बात से खुश नहीं हैं। दूसरा, अपने पत्रकारों का जिक्र किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम में जैसे हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो यही सारी खबरें आती हैं कि बड़े स्कूलों का उद्घाटन कर दिया, शिक्षा का कर दिया, महिलाओं को दे दिया। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, पत्रकारिता की क्या है? ज़मीनी उसी तरह है जैसे ना गुजरात मॉडल का कितना शोर पड़ता था। अभी देखो जी, मोदी जी का गुजरात मॉडल तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा है। गुजरात में जाके पता लगता था कि गुजरात मॉडल बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक मांगने वाला भिखारी होता है ना। भिखारी को आप कोट पैंट और टाई में खड़ा कर दो, वैसे वो रहेगा बेचारा भिखारी ही। कुछ कुछ सड़कें चमका दी, लेकिन गुजरात में कई ऐसी जातियाँ रहीं, छाड़ा जाति, जो घास खा के गुजारा करती थी। कई ऐसे बच्चे थे जो नदी पार करके स्कूल जाते थे, कई जगह स्कूल ही नहीं थे। मतलब वो था गुजरात मॉडल। इसी तरह पंजाब के बारे में बाहर प्रचार बहुत करते हैं कि जी फटे चक दे, वो सारा पैसा पंजाब से जाता है। जो दिल्ली के अखबारों में बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है वो पंजाब से जाती है, पंजाब का पैसा है वो। साउथ में भी लगाते हैं वो पैसा, जी गुजरात में लगाते हैं वो पैसा। लेकिन दिखाने, पंजाब में दिखावा ज़्यादा हो रहा है, ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो मीडिया के बारे में, मीडिया को ये उसी ढंग से ही सलूक करती है जैसे बीजेपी करती है।
जैसे मीडिया को लेके फिक्रमंद बीजेपी है, उतना ही फिक्रमंद ये हैं। आप देखिए कि पंजाबी के बड़े बड़े अखबार समूहों को इन्होंने दबा डाला। जो कोई अखबार समूह इनके खिलाफ है उनको तंग करने की कोशिश करते हैं। अब ये पार्टी सोशल मीडिया से आई थी, सोशल मीडिया ने इनको बनाया था। अब जब उनको लगा कि सोशल मीडिया के ही कुछ लोग हमारे खिलाफ हैं, तो वे उन पे कभी एफआईआर करते हैं, कभी उनके पेज ब्लॉक कर देते हैं, कभी उन पे वो स्ट्राइक कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, इस तरह तंग करते हैं। तो सो मीडिया के मामले में इनका नज़रिया किसी भी तरह बिल्कुल भी बीजेपी से अलग नहीं। और यहाँ तक स्ट्राइक का बहाना भी ढूंढ लिया। मान लो कि आपने कोई खबर चलानी है भगवंत मान की फ़ोटो यूज़ कर ली आपने, उस पर भी स्ट्राइक कर देते हैं। और पंजाब विधानसभा है, जो आप विधानसभा की तो फोटो, वो तो आम आदमी पार्टी की मलकियत नहीं है ना, आपने विधानसभा की फ़ोटो दे दी, उस पर भी आप स्ट्राइक मरवा देते हो। सो इस तरह का काम आम आदमी पार्टी द्वारा स्ट्राइक मरवाई जाती है, तो ये करते हैं। मीडिया के मामले में तो इनका यही है सलूक, मतलब आप में और बीजेपी में कोई ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा। अभी 2027 में इस बीच में आपको कांग्रेस कहाँ खड़ी दिख रही है? देखो, कांग्रेस करने को तो काफ़ी कुछ कर सकती है। वहाँ पर कांग्रेस की सबसे बड़ी है, मतलब मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा शोध का, रिसर्च का एक विषय हो सकता है कि कोई पार्टी यदि खुद हारना चाहे तो कैसे हार सकती है, मतलब यदि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी हो तो कैसे मारी जा सकती है। वो पंजाब में कांग्रेस पार्टी उम्दा उदाहरण है। अब देखिए कि कांग्रेस अभी तक एक्टिव हुई दिखाई नहीं दे रही। ये इतना तो है कि अभी तक जैसे लोग पार्टियां छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, कांग्रेस ने अपने बंदे बचा रखे हैं अभी, लेकिन ये नहीं कि वो कितना लंबा समय तक, ये 8 महीनों में कितना बचा पाएगी। उसमें कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उसके पास बहुत बड़े नेता हैं। कई पार्टियों के पास सबको नेता नहीं मिलते। पंजाब में बीजेपी के पास उस तरह नेता नहीं मिलते। आपके पास भी कोई उस तरह नेता नहीं। चेहरा किया है भगवंत मान ही है। अकाली दल के पास चेहरा किया है, वो कुछ नेता है, खासकर सुखबीर बादल में सिमट जाते हैं, जब मजीठिया में। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी वाहद पार्टी है जिसके पास बहुत चेहरे हैं, लेकिन वो चेहरों, आपके पास नेता तो होते हैं पर नेता को संभालना भी आना चाहिए, वो उनसे संभलते नहीं। वहाँ यदि मुख्यमंत्री तो भैया एक नहीं बनना है, यदि मुख्यमंत्री 5 बनना चाहे तो 5 ही फिर आपस में लड़ें, इस हद तक लड़े वो किसी और पार्टी में कोई ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हो जाएं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस की। इस दिक्कत को यदि उसने सुलझा लिया तो कांग्रेस अच्छी है, अच्छी करेगी अपनी परफॉर्मेंस। यदि इसको नहीं सुलझाया तो कांग्रेस उसी तरह ही कांग्रेस का हाल होगा। एक चीज़ और समझना चाहेंगे हम भी, हमारे दर्शक भी, सिर्फ भाजपा है वो सिखों को भी हिंदू ही तरह मानती है, कहते भाई इन्होंने हमारे लिए किया है, और कई जगह मंत्री भी बनाए गए हैं, सब चीज़ करते हैं, पर पंजाब में क्यों नहीं उनके नज़दीक सिख जा पा रहे हैं? इसके पीछे क्या आप समझ? नहीं, उसके पीछे बड़े हैं क्योंकि एक तो ये है कि आरएसएस, जब भाजपा खास करके आरएसएस, भले ही अब तो आरएसएस के मुखी का भी एक बयान आ गया कि सिख एक अलग धर्म है, पर असल में आरएसएस सिखों को जो अपना हिंदुओं का ही हिस्सा मानता है, सिख इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। और उनको ये भी लगता है कि यदि ये ऊपर से झूठी बातें करते हैं कि नहीं आप अलग भी हो, हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं, फलां फलां फलां, ये हमारे धर्म को जज्ब करना चाहता है अपने में। और आप देख भी रहे हो, आप देखिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई को राष्ट्र की लड़ाई, फलां ढींगड़ा ऐसा बना के पेश किया गया, या फिर मुस्लिम विरोध में पेश करते हैं जी भाजपा वाले, जबकि गुरु गोबिंद सिंह की तो कोई मुसलमानों के कोई विरोध में लड़ाई नहीं थी। पीर बुद्धू शाह जैसे गुरु गोबिंद सिंह के साथ थे। गुरु गोबिंद सिंह को बचाने वाले माछीवाड़ा में कौन था? मुसलमान थे, 2 मुसलमान, गन्नी खान, नबी खान थे, भाई थे। उन्होंने कहा कि जब वो मुगलिया फ़ौज ने घेर लिया तो उन्होंने गुरु जी को अपने ऊपर वो कंधे पे उठा के, वो जो होती है, वो कहा कि ये हमारा पीर है, हम अपने पीर को लेके जा रहे हैं,
तो इसी तरह वो निहंग खां था, निहंग खां ने गुरु गोबिंद सिंह जी के भी दोस्त थे, और उनके ही एक जो शागिर्द था बचित्तर सिंह की जान बचाई थी। जब वो मुगलिया फौज आई तो उसने कहा, वो उनकी बेटी थी जो बचित्तर सिंह की, वो निहंग खां था जो उसकी बेटी उसकी खिदमत कर रही थी, उसको इलाज कर रही थी, वो घायल हो गया था। तो फौज आई तो निहंग खां ने कहा कि कमरे में मेरा दामाद और मेरी बेटी है, तो इसको यदि आप तलाशी लेनी है तो ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर हम लेंगे नहीं। मतलब इतनी बड़ी बात कह दी कि मेरी बेटी का पति है वो है, इस तरह कह के। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं कि जिसमें पता लगता है कि सिख और मुसलमान में कोई ऐसी बात है ही नहीं है। और इससे भी आगे चले जाते हैं, गुरु नानक के साथ कितनी उम्र मर्दाना ने गुजार दी। मर्दाना कौन थे? मुस्लिम थे, और उनसे 10 साल बड़े थे गुरु नानक से। वो गुरु नानक के शागिर्द नहीं थे, ये गलत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, गुरु नानक के दोस्त थे वो गुरु नानक उनको बड़ा भाई मानते थे। मतलब बड़े भाई की तरह माना भी। जब वो कहा जाता है कि गुरु नानक जी ने कहा कि भाई तुम चलो मेरे साथ उदासियों के लिए निकलो, वो बोला कि मैंने तो भी बेटी की शादी करनी है। फिर गुरु नानक साहब ने उनकी बेटी की शादी भी करवाई। आपने कहा कि किसी अमीर दोस्त को कहा कि इसकी बेटी की शादी के लिए खिदमत करो। फिर नानक जी ने कहा कि अब कोई बहाना नहीं, चलो फिर हम निकलते हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारी उम्र मतलब मर्दाना ने उनके लिए गुजारी। फिर आप देखिए कि हरमंदिर साहब का जो नीम पत्थर रखा गया, नीम का पत्थर आधारशिला रखी गई, वो साईं मियां मीर से रखवाई गई जो कि मुस्लिम फ़कीर थे। इस तरह ये तो बहुत भरी पड़ी है, मतलब पूरा हिस्ट्री है। और बाकी रही बात कि सिखों के जो मुकद्दस ग्रंथ है, जिसको मैं सिर्फ सिखों का ग्रंथ नहीं मानता बल्कि वो पूरी लुकाई का ही ग्रंथ है, क्योंकि उसमें जो मैसेज है वो मैसेज पूरी दुनिया को एकता का दिया गया। आप देखिए उसमें शेख फरीद साहब की बानी है, बाबा शेख फरीद की बानी है। शेख फरीद को उसी तरह ही लोग इज़्ज़त देते हैं जितनी औरों को देते हैं और संतों को देते हैं। जब वो गुरु ग्रंथ साहब के आगे नतमस्तक होते हैं सिख, तो वो शेख फरीद साहब के भी आगे होते हैं। और आपको बताऊं, फरीदकोट है एक शहर पंजाब में, वो शेख फरीद जी के नाम पे बना है। आप देखिए आमतौर पे गुरुद्वारा का जो डिज़ाइन होता है ना, वो सफ़ेद रंग का होता है। आप तो वो जो गुरुद्वारा बना हुआ है ना, वो शेख फरीद जी की याद में, वो मुस्लिम रंग जो होता है कि हरा हरा रंग, हरे रंग का बना हुआ है। और उसमें आपको जो रुमाला देते हैं ना, केसरी रुमाला होता है, वहाँ जब आप जाओगे आपको हरा रुमाला देंगे। अच्छा, वो शेख फरीद के गुरुद्वारे में उसी तरह सिख जाते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं। इसी तरह ही आप पाकिस्तानी पंजाब में देखिए, वो गुरु नानक देव जी को अपना पीर मानते हैं। तो ये गहरे रिश्ते हैं। अब बीजेपी ऐसे रिश्तों को ख़त्म करना चाहती है। अब सिख समझते हैं इस बात को, क्यों भी है। दूसरी बात यह है कि ये बच्चों की जो शहीदी थी गुरु, उनको जी वीर बाल दिवस। अब ये वीर बाल दिवस उसी तरह ही जैसे इन्होंने वीर सावरकर और ये बना ले। साहबजादों की जो कुर्बानी थी वो कोई ना तो कोई हिंदू धर्म के लिए थी, ना ही वो सिर्फ उसको महदूद किया जा सकता, क्योंकि जो कहते हैं ना राष्ट्र के लिए, उस समय राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। अपना राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया, हमारे आज़ादी मूवमेंट के दौरान आया। वो एक्चुअली मनुष्य अधिकारों की लड़ाई थी, ह्यूमन राइट्स की लड़ाई थी। वो थी कि मैं अपने धर्म को अपनी मर्जी से मानूं, ये मेरा अधिकार है। ये इस चीज़ के लिए लड़ाई थी। उनके जो बड़े मकसद के लिए लड़ाई थी, उनका जो मुगलिया हुकूमत से, उनको इन्होंने अपने तरफ से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें हैं जो सिखों को अच्छी नहीं लगती इनकी। पर ये शायद अभी ना लगे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हवा बदलती है, हमने देखा कि दिल्ली और बाकी राज्यों में भाजपा मीट इन सब का विरोध करती है। हाँ। और बंगाल आते ही आपने देखा होगा सब नेता मछली लेके कर रहे हैं, मछली खा भी ली, झालमुड़ी भी खाई जा रही है। तो ये धीरे धीरे तो जहर। एक चीज़ और मैं सॉरी ऐड कर दूं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सिखों से हेज करते हैं। वो पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि इनका सिख विरोधी किरदार कैसे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। भी 84 के कत्लेआम में इनका योगदान किया था। मोदी ने कब मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या बोला, सिख किसानों के साथ क्या किया, मैं वो दोबारा नहीं बोलूँगा। वो वीडियो देख ले आप, लिंक डाल देना दोबारा। लेकिन आप देखिए कि किसान अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट करने
गए जब सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तो बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, हम आपको 84 याद कराएंगे। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, अभी 5 साल ही हुए हैं। मतलब फिर आप जब वही सिख, आप वोट लेने के लिए तो आप कहते हैं कि सिख हमारे साथ है, लेकिन वो जो सिख जब अपने अधिकार की बात करते हैं, जब वही लोग वो अधिकार कोई अलगाववाद वाला अधिकार, जेन्युइन राइट है किसानों का, जो वो बल्कि ऐसे सिख नहीं मांग रहे थे, ऐसे किसान मांग रहे थे। आप उनको सिख या खालिस्तानी के तौर पे पेश कर रहे थे। आप कह रहे थे कि ये तो खालिस्तानी आ गए, ये तो माओवादी आ गए हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको वही बार बार 84 याद करवाते हो। ये तो बीजेपी के नेता ही करवा रहे थे ना कि हम आपको 84 याद करवा देंगे, ये कर देंगे। इसी ढंग से और भी बहुत सारी ऐसी समय समय पे ये बातें करते रहे हैं। अनिल विज ने कब सिखों को 2019 में गाली निकाली, कब वो पीलीभीत का इनका जो अब तो उठा हुआ है मेनका का बेटा, उसने भी जो 2-3 नेताओं को गाली निकाली थी, तो वो उसमें एक सिख था। तो ये समय समय पे सिखों के साथ इनका ऐसा रहा है। जिन नानाजी देशमुख को ये इन्होंने भारत रत्न दिया, वो उसने दरबार साहब के अटैक को भी जस्टिफाई किया, उसने सिखों के कत्लेआम को भी जस्टिफाई किया। ये इनका पूरा इतिहास है जिनको ना तो पंजाबी भूले हैं ना ही सिख भूले हैं। सो ये चीज़ है। हाँ, पर मैं वही चीज़ को मैं ही कह रहा था कि ये शायद, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से अंदर घुसा जाता है, जैसे हमने बताया कि उदाहरण दिया मांस और मछली दिल्ली और इन सब में विरोध किया जाता है और बंगाल में, हाँ, तो ऐसी कुछ लालच तो आएगी चीज़ों। हाँ नहीं, वो कर भी रही है। जैसे कई ऐसे खिलाड़ी पैदा कर दे, दिखने में वो लगते हैं कि जैसे कि रेडिकल बॉयज़ हैं, पर वो काम बीजेपी का कर रहे हैं जी। जैसे क्रिश्चियन के विरुद्ध, जहाँ कभी थोड़ा थोड़ा मुस्लिम के विरुद्ध भी जम्मू से आने वाले मुसलमान हमारा रोजगार छीन रहे हैं फलाना, ये बातें तो बीजेपी का ही नैरेटिव है, जहाँ धर्मांतरण का नैरेटिव है। अब इसके लिए होता पता क्या है कि आवाम ना जब होती है ना, आवाम को चेंज चाहती होती है, उसको वो चेंज मिलती नहीं। फिर होता क्या कि जब वो वैक्यूम बन जाता है, कोई उस तरह की लीडरशिप आगे नहीं आती जो उनको आगे की तरफ लेके जाए, तो उस वैक्यूम में या तो आवाम इतनी सचेत हो जाए कि वो आगे को छलांग लगाए, नहीं जो राइट विंग फोर्सेस है वो अपना आधार जमा लेती है। वो बीजेपी कोशिश कर रही है। अब ये तो पंजाबियों ने देखना है कि आपने ऐसी पार्टी या ऐसी पार्टी का एजेंडा जो सिक्की के रूप में आपके सो कार्ड नेता बने हुए वो लागू करना चाहते हैं, आपने उनको कबूल करना है, या फिर आपने अपनी एक पुरानी विरासत जो गुरु नानक की विरासत है, जो बुल्ले शाह की विरासत है, साजी विरासत, आपने उस विरासत को स्वीकार करना। ये तो पंजाबियों पे है। हाँ, एक बाहर के लोग जो है वो पंजाबियों को एक हौसला ज़रूर दे सकते हैं। आप जैसे होता है ना कि जब कोई अच्छा बंदा, कोई गुणों वाला संपन्न बंदा अपना हौसला खो बैठता है, जब उसको राह समझ नहीं आती, फिर कोई उसको उसका हमदर्द कहता है कि यार तू तो बड़ा कमाल का बंदा है, अरे तू ऐसी बातों में थोड़ा आएगा। तो मुझे लगता है कि मैं बाहर के लोगों को भी कहूँगा कि आप उन पंजाबियों को कहो कि भाई हम आपकी तरफ देखते हैं, हमें आपसे हौसला मिलता है, कश्मीरियों के लिए आप आवाज़ उठाते हो, किसान आंदोलन आपने पैदा किया, आप आंदोलनों वाले हो, आप इस तरह की आपने हर फ़िरका परस्ती की मुखालफत की है, तो आप इन जैसों के झांसे में थोड़ा आओगे, उससे हौसला मिलेगा। सर, आपकी अभी एक्सपीरियंस क्या कहता है 2027 फरवरी में क्या? मुझे लगता है कि अभी ना बहुत दूर है। मैं अभी से ये कहूँ ना कि ये हो जाएगा, एक तो वो असेसमेंट गलत होगी, वो एक भविष्यवाणी बन जाएगी। भविष्यवाणी कोई पंडित ज्योतिषी तो कर ले, पर एक पत्रकार जहाँ एक राजनीति विश्लेषक करे वो जचती नहीं बात। हाँ, अभी मैंने आपको कहानियाँ बताई हैं कि पंजाब में ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, इतने ग्रुप्स है, ये है, ये है। ये तस्वीर निखर के अभी 2-3 महीने पहले आएगी। और दगा का इंतज़ार करें, और दगा होने वाली नहीं, दगा तो होगा ही, वो तो भाजपा भी करेगी, आप भी करेगी। जहाँ बड़ी बात है कि पंजाब में से दगा पंजाब के नेता कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी दुख वाली बात है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में, वोटिंग प्रोसेस में जो पार्टियां हैं सभी, उसमें पंजाब की तर्जुमानी करने वाला, पंजाब की जो इतनी बड़ी सकाफ़त है, जो उनका एक विरसा है,
उनकी जो जमहूरी भावना है, उनको आगे ले जाने वाली जो भावना है, उसकी तर्जुमानी करती हुई कोई भी पार्टी हमें नहीं दिखाई दे रही। सब अपनी मकसद में, अपने स्वार्थ में है। यदि कोई दिखाई दे रहे हैं वो किसान, मजदूर, मतलब जो आम लोगों से ही बने हुए हैं। आम, इसीलिए मैंने कहता हूँ कि पंजाब के किसान, मजदूर, मुलाजिम, आम पंजाबी एक तरफ है, ये नेता लोग एक तरफ है। मतलब ये नेता लोग अपने पंजाब से, अपने लोगों से दगा कर रहे हैं, जहाँ कह लो कि धरोह कमा रहे हैं। ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि अवाम जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया बीजेपी के खिलाफ, वो एक तरफ है, एक नेता है जो छोटे छोटे लालचों या डर के लिए बीजेपी में भी जा रहे हैं। ये बड़ा फ़र्क ना है, वो मुझे कई बार तंग करता है। सर एक चीज़ और समझेंगे, शायद वो चुनाव से जुड़ी हुई ना हो, लेकिन मुझे लगता है पंजाब से जुड़ी हुई है। एक डॉक्यूमेंट्री Z5 में बनी थी, वो रिलीज़ हुई थी, बैंड कर दिए गए, लॉरेंस पंजाब। तो ये हम ये समझना चाहेंगे कि पंजाब को गैंग, बंदूक से जोड़ा जाता है, ड्रग्स और इससे जोड़ा जाता है, तो ये प्रचार ज़्यादा किया जाता है, इसका समाधान कुछ होता है कि नहीं होता? पहली बात तो ये, वो फिल्म, उसका नाम था लॉरेंस पंजाब लॉरेंस ऑफ पंजाब करके था। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब में कोई हीरो नहीं माना जाता। पहली बात तो ये सुनिए, समझिए, उसको तो हिकारत की निगाह से देखते हैं पंजाब वाले। तो इसका मतलब या तो दो कारण है, या तो वो फिल्म बनाने वाले पंजाब के बाहर से हैं, या फिर ये किसी के इशारे से बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लॉरेंस का जो अब तक का कैरेक्टर आया वो सत्ता के साथ है। वो अपने आप को हिंदू नेशनलिस्ट भी कहता है। जेल में वो उसकी इंटरव्यू भी हो जाती है। अब वो जहाँ बैठा है वहाँ तो है कि अमित शाह जी की सरपरस्ती में ही एक तरह से बैठा हुआ है, जिस तरह से उसको आराम से रखा गया है। वो विदेशों में उसके साथ जुड़े हुए लोग हर तरह के पंगेबाजी करते हैं, पोलराइज करने का काम करते हैं। वो मतलब सबसे पहले तो कि लॉरेंस फिट किसके आ रहा है, वो तो बीजेपी की विचारधारा के फिट आ रहा है। तो वो पंजाब का उसको लॉरेंस या शेर बना के दिखाने की कोशिश एक तो कर रहे हो, एक तो उसमें दगा है। या तो वो आप फिल्म बनाने वाले हैं, वो आपको पंजाब की समझ नहीं है, या फिर आप किसी के इशारे पे कर रहे हो। अच्छा, ऐसी फिल्म को मान्यता भी मिल जाती है। अभी जाके मजबूरी में इनको रोक लगानी जा रही। जसवंत सिंह खालड़ा पे फिल्म बनी, उस पर इतने कट लगा दिए आपने, फिर आपने उसको रिलीज़ नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं हो रहे भाई? या तो फिर ऐसे करो, ठीक है, लॉरेंस वाली भी कर दो, फिर खालड़ा वाली भी कर दो। खालड़ा वाली से आपको क्या दिक्कत है भैया? वो तो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के वाला ही काम कर रहा था ना। आपको क्या दिक्कत आ रही? आप कह रहे हैं कि खालड़ा का नाम भी नहीं देना फिल्म में, पुलिस वालों का भी नाम नहीं देना, फलाना। उसमें आपने इतने प्रतिबंध लगा दिए। तो लॉरेंस वाला आराम से आप रिलीज़ करने को भी आए। जब फिर लोगों में इसका विरोध आया, फिर पॉलिटिकल पार्टियों ने विरोध किया, दूसरी ने, फिर आपको ये रोक लगानी पड़ी। इसलिए ये पंजाब को एक ढंग से डिज़ाइन करने का, एक तरह का नैरेटिव सृजने की कोशिश है। दूसरी बात और है, हैदर, पंजाब में बहुत कुछ है। ठीक है, पंजाब में ड्रग भी है, पंजाब में गैंगस्टर भी है, लेकिन पंजाब यही नहीं है। पंजाब कई तरह का पंजाब है। एक पंजाब, ठीक है, आपको गैंगस्टर के रूप में दिखता होगा, ड्रग वालों के रूप में दिखता होगा, पर एक पंजाब प्रोटेस्ट भी कर रहा है, एक पंजाब साझीवालता की बात भी कर रहा है, एक पंजाब वो है जो अपने लिए भी जमहूरी अधिकारों की बात कर रहा है, दूसरों के लिए भी कर रहा है। एक पंजाब वो भी है जब कश्मीर में 370 मनसूख होती है तो एक बड़ा प्रोटेस्ट पंजाब में ही होता है और किसी मुल्क में नहीं होता। एक पंजाब वो भी है जो फौज में जाके मतलब शहीद होता है। एक पंजाब वो भी है जो पूरी दुनिया में शांति की भी बात करता है। पंजाब को एक ही कोण से नहीं देखा जा सकता। जो कोई एक कोण से देखने की कोशिश करता है वो पंजाब से दगा कर रहा है। वो पंजाब से ही नहीं, वो लोगों से दगा कर रहा है। वो एक गलत तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गैंगस्टर वगैरह भी है ना, अब देखिए कि गैंगस्टर कौन है? ये सत्ता ने ही पैदा किए हुए हैं, ये लोगों ने पैदा नहीं किए हुए ग्राउंड से। ये तो जब पंजाब में, जब देखिए पहले बैली होता था, बैली नुमा, जो मैंने वो एक आर्टिकल आपको भेजा था, जब आपने पढ़ा होगा मेरा, तो फिर आपने देखा कि वही बैली का रूप गैंगस्टरिज्म में जब आया, वो तब आया जब कैप्टन के समय में कैप्टन ने एकदम खेती पॉलिसी को
कैपिटलिस्ट सांचे में, सनतीकरण में तब्दील किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में तब्दील किया। उस समय बहुत सारा रियल एस्टेट का कारोबार हुआ। आपको रियल एस्टेट के कारोबार के लिए कुछ गुंडों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास पूंजी आती है, उस पूंजी के लिए आपको बचाने के लिए या उसके लिए आपको कुछ गुंडे चाहिए होते हैं। तो उस समय खबरें आने लगी थी कि कैप्टन के 2-3 मंत्रियों ने ऐसे गैंगस्टर पाले हुए हैं। फिर आ गया बादल का राज 2007 से लेकर जो 17 तक चला। उस समय गैंगस्टर बहुत ज़्यादा पनपे। सो ये तो सत्ता के ही पैदा किए हुए हैं, ये कोई ग्राउंड से तो आए नहीं है, ये लोगों के तर्जुमान तो है नहीं है। इस बात को भी देखना बनता है। सर एक और सवाल, क्योंकि आप पाकिस्तान को भी समझते हैं, उसकी राजनीति को भी समझते हैं और जाते रहते हैं। अभी हाल ही में जो पाकिस्तान का ईरान युद्ध में एकदम से वो शांति दूत के रूप में बन गया है और भारत थोड़ा सा पीछे आ गया, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो, पहली चीज़ ये हुई है कि मुझे ना इस बात की थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, कि भारत ने अपनी जो एक ना भारत का पास विरासत थी गुट निरपेक्षता की और कमज़ोर के साथ खड़ने की, पैलेस्टीन के पक्ष में आवाज़ उठाने की। पैलेस्टीन के पक्ष में भी भारत उस तरह आवाज़ नहीं उठाता दिखाई दे रहा जैसे उठानी चाहिए थी। और यहाँ तक कि आपके मुल्क में कोई फ़लस्तीन के पक्ष में बोलता है तो उसको अंदर कर दिया जाता है। और अदालतें कहने लगी अब तो कि भाई आप ना गली नाली के सीवरेज की चिंता करो, आप पैलेस्तीन का मुद्दा क्यों उठाते हो? अब मुझे ये नहीं पता कि इतने बड़े लोकतंत्र में बड़ा लोकतंत्र तो दुनिया के हर विषय पे सोचता है। बहुत सारे आज़ादी मूवमेंट में बाहर से आके लोगों ने भारत को सपोर्ट किया, वो तो फिर कहते हैं हम तो अपने घर की सोचते हैं। ये तो इतनी बड़े स्वार्थ की बात एक अदालत कैसे कर सकती है? भी आप गटर की चिंता करें, मुझे ये चिंता है कि इस गटर में कहीं हमारा लोकतंत्र न बह जाए। जो कहते हैं ना कि आप जी गटर की चिंता करें, नाले की करें, आप दुनिया की किसी और मसाइल की चिंता ना करें। तो मैं बड़े ही रिस्पेक्ट से उस अदालत के जज साहब को कहना चाहता हूँ कि जनाब इस बात का ध्यान रखिए कि जिस गटर की आप चिंता की बात करते हो उस गटर में कहीं हमारा लोकतंत्र मत बहा देना। और दूसरी बात, ईरान के मामले में, ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र है, शेख शादी के समय से हमारे रिश्ते हैं। आपने ईरान पे कोई स्टैंड ही नहीं लिया भैया। आप जाके वो इजराइल, जिनको सारी दुनिया फिट लानत करती है, मोदी जी वहाँ चले गए, एक अलग तरह का कोई अवार्ड ले आए जो और किसी को मिलेगा भी नहीं, मोदी के लिए बनाया गया था वो। तो फिर आप ईरान के बारे में बोलते नहीं। ट्रंप लगातार आपकी बेइज्जती करता है, आप बोलते नहीं हैं। इस सारे बीच में पाकिस्तान, जिनके खुद के नेता कहते हैं कि हम आतंकवाद को संरक्षण देते रहे हैं, हम आतंकवाद को सरपरस्ती देते रहे हैं, वो पाकिस्तान उभरा, वो पाकिस्तान शांति दूत बना। भले ही अमेरिका बाद में उसको अपने हितों के लिए यूज़ करेगा, पर जो भूमिका भारत को निभानी चाहिए थी, क्योंकि ब्रिक्स की वो भी भारत के पास है, वो भारत ने नहीं निभाई। भारत ने अपना भारत होने का काम भारत को करना चाहिए था, वो भारत ने नहीं किया। ये मुझे बड़ी दुख वाली बात लग रही है। और पाकिस्तान जहाँ लोकतंत्र भी अभी ऐसा है कि मुनीर के हाथों में है, वो मुनीर जो कि अवाम का तर्जमान भी नहीं है, अवाम उसकी मुखालफत करती है, वो मुनीर की भी बल्ले बल्ले हो रही है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भी चलो मान लो हो रही है। पाकिस्तान एक इस तरह का बन गया, और आप उसको जो कि आपके साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। जब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो आपके साथ कौन से मुल्क खड़े थे? एक खड़ा था जो दुनिया में बदनाम है, इजराइल। तो मतलब क्या हम इजराइल हमारा जो रोल मॉडल है इजराइल होगा? हाँ, भाजपा का है, संघ का है, इनके पुराने दस्तावेजों में इजराइल इनका बहुत कुछ है, लेकिन भारत का नहीं है। भारत कभी भी जुल्म करने वाले के साथ नहीं खड़ता। तो आप अब क्या ये सिद्ध करने लगे हैं कि हम जुल्म करने वाले के साथ खड़े हैं? ये मतलब तस्वीर मुझे बहुत तंग करती है। शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमने दोस्तों आपको पूरा पंजाब से लेके क्या चल रहा है दुनिया में सबको बताया। इसी तरह की चर्चाएं अभी 2027 है, चुनाव तक हम लोग शिव जी से कहेंगे कि बराबर आपसे मुलाकात करें और क्या क्या हो रहा है बताते रहें, क्योंकि आप सही जानकारी देते, ज़मीनी हकीकत को बताते हैं। शुक्रिया। तो इसी तरह की चर्चाएं द स्वतंत्र पर जारी रहेंगी। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।